आपको नहीं लगता कि वो बच्चे जिन्होंने अभी पंजाब बोर्ड के जो 9th और 10th की पुरानी किताबें पढ़ी हैं, वो अचानक से इस न्यू करिकुलम की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उनके लिए इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत मुश्किल हो जाएगी? जी जी, आप बिल्कुल सही कह गए हैं। मुश्किल तो होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि सिस्टमेटिकली नहीं मूव किए हम। हमें पहले 9th का सिलेबस इस तरह का करना चाहिए था, फिर 10th का, फिर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। लेकिन उसमें आप ये देखें कि 4 साल और लग जाने थे। और फिर आप ये भी एक चीज़ नोट करें कि हमारी पुरानी बुक कितनी आउटडेट हो चुकी थी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको याद हो तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक बात लिखी हुई है कि 2020 में राइस की डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाएगी, ये लिखा हुआ है ना। तो आज हम 2024 में भी बच्चों को यही कहते थे कि 2020 में राइस की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तभी हमें C4 साइकिल पे शिफ्ट होना है। मतलब इतनी आउटडेट बुक हो गई कि जो हमने उस बुक की लास्ट फिगर रखी हुई थी कि 2020 के अंदर ये हो जाएगा, तो आज बच्चे कहते हैं सर 2025 में भी आप हमें वही पढ़ा गए हैं। 1999 यानी वहाँ पे लिखा हुआ है कि ह्यूमन जीनोम अभी इनकम्प्लीट है। लेकिन आज आप देखें, जीनोम तो छोड़ें, हम ओमिक्स पे चले गए हैं, प्रोटियोमिक्स पे, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स पे। तो आप बताएं कि वो इतनी आउटडेट बुक थी कि मज़ीद 4 साल लग जाने थे। अब ये हमारा कमाल है कि हमने बच्चे को इस तरह से पढ़ाना है कि उसे पता ही ना चले कि मैं किस सिस्टम से उठ के आया हूँ। अच्छा, उसमें एक अहम चीज़ जो मैं अपने लेक्चर में ज़रूर करता हूँ, आप भी करते होंगे, मुझे यकीन है, लाजमी यकीन है। माशाल्लाह आप सारे बड़े अच्छे और बहुत काबिल उस्ताद हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल करते होंगे। मैं हमेशा अपने घर में अपने लेक्चर के शॉर्ट नोट्स बना लेता हूँ, टेबल बना लेता हूँ, और आसान से फ्लो चार्ट्स बना लेता हूँ, निमोनिक्स बना लेता हूँ। तो उसके आपको ये फ़ायदा होगा कि आप बच्चों को इजीली समझा देंगे। अब तो देखें, अब तो चैट जीपीटी को भी आप कहेंगे ना, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, बच्चों को नहीं चैट जीपीटी इस्तेमाल करना चाहिए, जाहिर बात है, मैं बच्चों को मना करता हूँ, क्योंकि आप ही एक सवाल चैट जीपीटी से 3 दफ़ा पूछेंगे ना, तीनों की दफ़ा मुख्तलिफ आंसर आ जाता है आपके पास ना। तो मैंने एक ऑनलाइन ट्रेनिंग की थी, क्या नाम है, AI की। तो उन्होंने कहा था कि AI रेसिपी है, लेकिन इसके शेफ टीचर्स हैं, स्टूडेंट नहीं हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर चैट जीपीटी को लिखेंगे ना, गिव मी निमोनिक्स ऑफ स्केलेटन, गिव मी निमोनिक्स ऑफ स्केलेटन, तो वो S से लिख देगा सपोर्ट, फर्ज किया, L से लिख देगा लोकोमोशन। समझ आ गई आपको मेरी बात? इस तरह से वो पूरा आपको एक निमोनिक, अब कुछ वो फजूल भी लिख देगा। आप फिर कहें गिव मी बेटर निमोनिक्स, तो इस तरीके से आप अपने लेक्चर को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना के जा सकते हैं। मुश्किल है, लेकिन हमने इसको ओवरकम तो अब करना ही है ना। खैर, इसके अलावा आपको कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड, आप कोई टॉपिक समझना चाह रहे हो, कोई ऐसा टॉपिक जिससे आप चाह रहे हो कि हम उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं, बताएं मुझे। सर मेरा एक ये है कि आपको नहीं लगता कि ये हमारे लिए टफ है? जैसे हमारे पास कोई प्रॉपर, जैसे पहले असेसमेंट स्कीम होती थी, हमें पता होता था कि कौन से चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करवाने हैं, कौन से लॉन्ग। तो अब हमें आइडिया ही नहीं है कि कौन से चैप्टर से हमने शॉर्ट के लिए करवाने हैं, कौन से लॉन्ग। जी मुश्किल है, लेकिन दागी बात है, आप हमने सारा ही करवाना है। लेकिन आपको पता है पॉसिबिलिटी होती है कि नियर द एग्ज़ाम ना कोई स्कीम आउट हो ही जाती है। जैसे कि कोई जाहिर बात है, कोई टीचर भी पेपर बना गए होते हैं ना, तो वो स्कीम कोई ना कोई आउट हो ही जाती है। तो अभी आप उम्मीद रखें, मुश्किल बुक ज़रूर है, लेकिन स्कीम कोई ना कोई आउट हो जाएगी। मतलब ये शायद हमें पता चल जाएगा जनवरी फरवरी तक कि भाई इन चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आना, पॉसिबिलिटी इसकी है। पेयरिंग बेशक ना पता चले, लेकिन ये शायद पता चल जाए, यकीनन पता चल जाएगा कि ये वाले चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। तो उसकी हम उम्मीद रख सकते हैं, इंशाल्लाह ये हो सकता है।
क्योंकि जो पेपर्स में सेट करते हैं वो हमारे क्या नाम है कोलीग्स ही होती हैं, तो जाहिर बात है वो किसी एक आधे को पता चल जाता है तो वो फिर पता चल ही जाता है, इसलिए आप तक वो इन्फॉर्मेशन आ ही जाएगी। इसके अलावा सर एक आपसे हैपनिंग बुक का गाइडेंस लेने की, इतनी ज्यादा हैपनिंग बुक आ गई है, बच्चे जब क्वेश्चन करते हैं कि मैम कौन सी लेता, हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी लगवानी चाहिए। मैं आप क्या सजेस्ट करें? जी, मैं यकीन मान ले, मैं बच्चों को कहता हूं कि आप सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करें। आप भी यही कहें, अपनी टेक्स्ट बुक को बच्चे फॉलो करें। उसके अलावा यानी कि अगर बच्चे कोई हेल्पिंग बुक लेना चाह रहे हैं तो मैं तो वैसे इल्मी वगैरह की गाइड नहीं करता, डेफिनेटली मैं किप्स में हूँ तो मैं फिर बच्चों को किप्स की कह देता हूँ, लेकिन मैं इसलिए भी कह देता हूँ कि वो बुक अभी तो नई बुक तो अभी आई है पब्लिश होके, हमारी पुरानी बुक भी बहुत अच्छी थी तो नई बुक भी डेफिनेटली, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा, मैं आपको पहले ये बता दूँ। लेकिन यह है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, आप बिलीव कीजिए, मैं बच्चों को सबसे पहले कहता हूँ फॉलो योर टेक्स्ट बुक। अगर कोई हेल्पिंग बुक आपने फॉलो करनी है, आप सिर्फ उसको हेडिंग्स के लिए फॉलो करें, लेकिन टेक्स्ट आप अपनी बुक से लिखें। ये बात मैं बच्चों को बाकायदा कहता हूँ। मैं आपको बात बता दूँ कि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के टीचर जब प्रैक्टिकल ले रहे होते हैं ना, और जब वो बच्चों से पूछते हैं कि आप किस बुक से तैयारी करते हो, और बच्चे कहते हैं मैं फ़लानी हेल्पिंग बुक से तैयारी करते हैं, तो वो बच्चों को मार्क्स ही नहीं देते। तो इस वजह से ये आप बच्चों को कहें कि आप अपनी टेक्स्ट बुक फॉलो करें। हेडिंग वगैरह के लिए आप कोई अच्छी बुक देख लें, मतलब मैंने फिर वही बात होगी कि मैं अगर कि पब्लिसिटी करने के लिए नहीं आया, वो आप एक दो किताबें देख लें, मतलब डॉक्टर्स बायोलॉजी पिछले ज़माने में एक अच्छी बुक थी, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बहरहाल कहूँगा कि आप जितना मैक्सिमम बच्चे को टेक्स्ट बुक की तरफ रखना चाहें आप रखें। अच्छा, अब फ़र्ज़ कर लें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरी कोशिश होती है जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ तो मैं वाइट बोर्ड के ऊपर हेडिंग्स के साथ पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ कर ले मैं पढ़ा रहा हूँ किडनी प्रॉब्लम्स एंड देयर क्यूर। ये फ़र्ज़ कर ले मैं एक ये लेक्चर मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, किडनी प्रॉब्लम्स एंड देयर क्यूर। अब मैं शुरू कहाँ से करूँगा? मैं बोर्ड पे पहली हेडिंग लिखूँगा किडनी प्रॉब्लम्स, उसको मैं एरो बना के दो लिख दूंगा कि एक है किडनी स्टोन्स, दूसरा है रीनल फेलियर। अब आप देखिए, अब बच्चों के पास दो हेडिंग्स आ गई मजीद। अब मैं किडनी स्टोन्स पे शिफ्ट हो जाऊंगा। नंबर 1 हेडिंग, व्हाट आर द रीजंस। अब रीजंस के अंदर मेरे पास आ गया जी हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर ऑक्सैलोगिया, हाई लेवल ऑफ मिनरल्स, डेफिशिएंसी टू ड्रिंक इनफ अमाउंट ऑफ वाटर। ये मेरे पास आ गया जी। उसके अंदर रीजंस उसकी क्या है, टाइप्स, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, परसेंटेज लिख दिया। फिर इनका कॉन्सिक्वेंस, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शंस, कॉम्प्लिकेशन बाय इन्फेक्शन। फिर आ जाए इसका क्योर, लिथोट्रिप्सी। फिर दूसरी तरफ हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, लिथोट्रिप्सी के साथ साथ सर्जिकल रिमूवल। अब आ जाए दूसरा आपके रीनल फेलियर। ये पहला हमने पढ़ लिया है, प्रॉब्लम भी पढ़ ली, क्योर भी पढ़ लिया। रीनल फेलियर, काज ऑफ रीनल फेलियर, नेफ्रॉन का डैमेज होना, पर्टिकुलरली ग्लोमेरुलस, ये काज आ गया। पैथोलॉजिकल, बाज़ का दवाइयों का इफेक्ट हो जाता है, उससे भी किडनी फेलियर हो जाता है। टाइप्स ऑफ किडनी फेलियर दो, एक आप कहेंगे एक्यूट, एक कहेंगे क्रोनिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इररिपेयरेबल, तो क्रोनिक, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता गुर्दा खराब हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिपेयरेबल एक्यूट, एक्यूट किडनी फेलियर ठीक हो जाएगा, ये होगी टाइप्स। अब आप आ जाएंगे व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ किडनी फेलियर। क्या होंगे जी रिजल्ट? आपको पता है ड्रोजीनेस हो जाएगी, आप लिखें ड्रोजीनेस हो जाएगी। प्लाज्मा में यूरिया लेवल इंक्रीज हो जाएगा, दूसरी पॉइंट लिखें। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा कि यूरिया सॉल्ट है, ब्लड प्रेशर हाई कर देगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। आप बच्चा पूछेगा किडनी का विटामिन डी से क्या ताल्लुक है, तो आप बताएं विटामिन डी हमारी बॉडी में 3 जगहों पे मुकम्मल हो रहा होता है। पहले हमारी स्किन में कोल कैल्सीफिरोल है, सनलाइट आती है तो कोल कैल्सीफिरोल 17 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफिरोल में शायद कन्वर्ट होता है।
फिर वो लीवर में जाता है, लीवर उसको मजीद कन्वर्ट करता है, फिर वो किडनी में जाता है, फिर किडनी उसकी फाइनल कन्वर्जन कर रहा है। तो आप बताएं विटामिन डी नहीं बनेगा, जिसकी वजह से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, गिकट हो जाएगी। तो इसी वजह से आप बच्चे को बता सकते हैं जो किडनी फेल हो जाती है उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। फिर आप कहेंगे कि एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि हमारी किडनी के अंदर एक हार्मोन बनता है एरिथ्रोपोइटिन ग्रोथ फैक्टर। जब किडनी फेल हो गया, वो हार्मोन नहीं बनाएगा, तो जाहिर बात है क्या नाम है, बोन मैरो में ब्लड सेल नहीं बनेगा। तो ये तो हो गए उसके कॉन्सिक्वेंसेस। अब आ जाएं इलाज पे, तो दो इलाज, डायलिसिस, रीनल ट्रांसप्लांट। फिर डायलिसिस के मतलब बता दें व्हाट इज डायलाइजर, व्हाट इज डायलाइजिंग फ्लूइड। फिर डायलिसिस की टाइप्स एक्सप्लेन करें, हीमो और पेरिटोनियल। हीमो डायलिसिस पढ़ाएं, पेरिटोनियल पढ़ाएं, हेडिंग दे के पढ़ा दें जैसे हीमो की। अब आ जाए रीनल ट्रांसप्लांट। अब आप बताएं, सिर्फ एक छोटे से टॉपिक में कम से कम आपने 20 से 22 हेडिंग ऐड कर दी हैं। ये मैं कोई घर से याद करके नहीं आया बाखुदा, ये अभी आपने मुझसे सवाल पूछा है। लेकिन जब आप इस तरह से पढ़ा गए होते हैं ना, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि आप हर चीज़ को, जिसके लिए बच्चा किसी दूसरी किताब के पीछे भागता है हेडिंग देखने के लिए, वो बच्चे को वाइट बोर्ड के ऊपर आपके लेक्चर में मिल जाएगी। तो जब ये चीज़ आपके लेक्चर में मिल जाएगी तो मेरा ख्याल उसको ज़रूरत ही नहीं है किसी हेल्पिंग बुक की, टेक्स्ट बुक के अलावा।